जय हिंद दोस्तों। कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यह वाक्य किसने कहा था? अगर आपको पता हो तो बता देना, नहीं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बीच में बता दूंगा। ओके, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तो उनको भी हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के इन तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? When did the Constitution of India come into force? ओके, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू तो हुआ था, लेकिन बनकर रेडी हुआ था ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और जो इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है, या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारत में संसद कितने सदनों वाली है? तो भारत में संसद 2 सदनों वाली है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, यानी 5 ईयर्स का। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है या नहीं? हाँ, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य जाते हैं और एक वो फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। हाँ, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अभी हम यहाँ से मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में अभी तो प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड पहले जो हमारा जब बना था संविधान तो पहले 7 थे। उसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा के 300A में कर दिया गया है। ठीक है, अभी हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं तो विस्तार से जानेंगे। चलिए, मतदान की न्यूनतम आयु है, जो हम वोटिंग करते हैं तो उसकी आयु है हमारी, अगर 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, हम 18 वर्ष के हो चुके हैं तो हम वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अस्थायी सदस्य थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, तो इसके 6 मौलिक अधिकार हम यहाँ से जानेंगे। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 जो है तो ये समानता अधिकार है। तो इसमें है कि कानून की समझ सभी समान हैं। हाँ, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के किसी भी आधार पर भेदभाव निषिद्ध यानी कि नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत, उपाधियों यानी टाइटल्स का भी अंत है। जैसे हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि यदि कोई मंत्री और एक सामान्य नागरिक एक ही अपराध करते हैं, मान लीजिए कि आप हैं या मैं हूँ और कोई मंत्री हैं, ठीक है, तो किसी को क्षति यानी हानि पहुँचाते हैं, तो उसमें जो आर्टिकल्स लगेंगे, जो धाराएं लगेंगी,
तो वो उतनी धाराएं मेरे ऊपर भी लगेंगी और जो नेता मंत्री हैं उनके ऊपर भी वही सेम धाराएं लगेंगी। किसी भी प्रकार पे भेदभाव नहीं होगा कि वो मंत्री हैं तो उनको छूट होगी। हाँ, ये नहीं है ऐसा। और एक ही अपराध दोनों पर कानून लागू होगा, तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी की परीक्षा में सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी कैटेगरी का हो, वो आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी स्कूल में केवल इसलिए प्रवेश न देना कि छात्र किसी विशेष जाति या धर्म का है, गलत होगा, यानी कानून की नज़र में गलत है। किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण मंदिर, होटल या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोकना भी कानूनन अपराध है। भारत में किसी व्यक्ति को सर रोहित यानी सर जैसी सरकारी उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे पहले लॉर्ड, अंग्रेजों को लॉर्ड करके बुलाया जाता था ना, लॉर्ड यानी भगवान की उपाधि दी जाती थी। अभी अपने भारत में ऐसा नहीं है, सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर है। अपने भारत का संविधान सच में बहुत अच्छा है दोस्तों। हालांकि सचिन तेंदुलकर जो है, तो इनको जो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार से सम्मान मिला है, तो यह सम्मान है, ना कि उपाधियां हैं। ओके, ठीक है। तो हम अभी 14 में है समानता, 15 में है भेदभाव यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 में है नौकरी में समान अवसर, जो अभी बताया था यूपीएससी हो या किसी भी नौकरी में हो तो वो सबको समान अवसर मिलेगा। कोई भी फॉर्म भर सकता है, अपना एग्जाम क्लियर करके आईपीएस या आईएएस जो भी बनना है उसका अधिकारी बन सकता है। और छुआछूत भी समाप्त कर दिया गया है दोस्तों इसमें, ठीक है, और उपाधियां भी समाप्त कर दी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है हमारा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हाँ, इसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 से 22 में कहा गया कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने फिरने जाने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस करने का अधिकार हमारी संविधान में फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, लोग किसी मुद्दे पर शांतिपूर्ण धरना या रैली निकाल सकते हैं, जो आज हो रहा है, रैली वगैरह लोग निकालते हैं, तो हमारे संविधान को यह स्वतंत्रता है। ठीक है, छात्र मिलकर एक छात्र संगठन या क्लब बना सकते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अपना संगठन बना सकते हैं मिलकर। एंड उत्तर प्रदेश का जैसे व्यक्ति महाराष्ट्र में या गुजरात या किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट का इंसान जाके नागरिक रह सकता है, घूम सकता है या वहाँ पे निवास कर सकता है। दिल्ली का व्यक्ति मुंबई में जाकर या किसी भी स्टेट का हो स्थायी रूप से रह सकता है। कोई व्यक्ति शिक्षक, वकील, व्यापारी या यूट्यूबर बन सकता है। जैसे आज यूट्यूब में हमारे बहुत से यूट्यूबर हैं जो जिनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, सब्सक्राइबर्स, और वो यूट्यूबर्स कहलाते हैं। हाँ, और आप किसी सरकारी नीति के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय सोशल मीडिया, लेख या भाषण के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सरकार है, कोई नीति लाई है, आपको उसकी नीति कुछ सही नहीं लगी, तो आप उस अपनी राय उसमें सोशल मीडिया, लेख या भाषण किसी भी प्रकार से अपनी राय दे सकते हैं कि यह ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आपका अधिकार है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो है हमारा, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, 21 में है, और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। हाँ, शिक्षा यानी एजुकेशन का अधिकार भी हमारा 21 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में सुरक्षा आर्टिकल 22, जैसे आपको पुलिस ले गई तो आपको उनकी कैटेगरी में जब आप वहाँ पे पुलिस आपको ले जाती है तो वहाँ पे अगर आपको कुछ होता है तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वो लोग पहले मेडिकल करवाते हैं। ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 से 24 में कहा गया कि मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु
के बच्चों से खतरनाक यानी डेंजरस उद्योगों में काम कराना प्रतिबंधित है। जैसे कहीं ऐसा किसी को लग रहा है कि यहाँ पे खतरा है किस ये काम करने से, तो वहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को काम कराने के लिए प्रतिबंध लगा है। इस अधिकार का उद्देश्य लोगों को जबरन काम कराने, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे शोषण से बचाना है। किसी मजदूर से 12 घंटे काम करवाकर मजदूरी न देना भी बेकार है। पहले हमारे यहाँ 12 घंटे काम लोग करते थे, लेकिन जब हमारे संविधान बना तो उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 8 घंटे उसको काम को लेबर यानी मजदूर को कर दिया गया। अगर उसका 12 घंटा वो करता है तो उसको उसका ओवर टाइम का भी पैसा देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को नौकरी का झांसा देकर बेच देना मानव तस्करी है। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए कोई है व्यक्ति जिसको किसी से काम करवाना है और वो सामने वाला व्यक्ति मना कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, ठीक है ना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और अन्य खतरनाक कार्यों में रोजगार नहीं दिया जा सकता। जो बच्चे 14 साल से कम हैं तो उनको ऐसे डेंजरस कारखानों में काम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 12 वर्ष के बच्चे से पटाखा फैक्ट्री में काम करवाना भी अवैध उदाहरण है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो 10 वर्ष के बच्चे को खदान में काम पर लगाना कानूनन अपराध है, ठीक है। चौथा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 में बोला गया है, कहा गया है, लिखा गया है, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थाओं के संचालन का भी अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे हिंदू धर्म में हमारे कोई पैदा हुआ और उसको मान लीजिए कि हिंदू धर्म नहीं जम रहा तो वो अपना दूसरा धर्म भी अपना सकता है, उसको यह स्वतंत्रता है। या कोई इस्लाम धर्म का है या कोई सिख का है, किसी को भी अगर अपना धर्म नहीं अच्छा लग रहा तो वो दूसरे धर्म में जा सकता है, जो उसको अच्छा लगे, उसको यह अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो जो पैदा हो गया जिस धर्म में उसी को उसको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में। अनुच्छेद 25 से 28 यह अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, कोई धार्मिक संस्था अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे का प्रबंधन स्वयं कर सकती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी अन्य धर्म को मान सकता है। जैसे भी पहले मैं बताया, कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाकर पूजा पाठ प्रार्थना कर सकता है। सरकार किसी नागरिक को किसी एक धर्म के प्रचार के लिए विशेष कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सरकार स्कूलों में किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। जैसे कोई सरकारी स्कूल है तो उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म है तो उसमें सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसमें अगर इस्लाम धर्म की खाली सिर्फ इस्लाम धर्म की ही वो पढ़ाया जा रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ाना चाहिए, नहीं तो नहीं ही पढ़ाना चाहिए। यदि कोई छात्र धार्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहता तो भी उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आसान ट्रिक से समझा देते हैं। जो 25 है तो धर्म मानो और प्रचार करो, मतलब अपना जो भी आपको धर्म मानना है, जिस धर्म को प्रचार करना है अपना करो, तुम्हें स्वतंत्रता है। 26 में दिया कि धार्मिक संस्थाएं चलाओ, जिसको अपने किसी भी धर्म की अपनी संस्था चलाना है तो चला सकता है। 27 में धर्म के लिए टैक्स नहीं है, सरकार किसी भी विशेष धर्म से विशेष कर नहीं ले सकती कि भाई ये इस धर्म से हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 28वां है हमारा आर्टिकल, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है।
चलो नेक्स्ट है पांचवा हमारा फंडामेंटल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29-30 में है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। किसी भी समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में रहने वाले तमिल या यूपी, बिहार के जो भी अपने भाई हैं, भाषी लोग हैं जो भी, हाँ, जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अपनी हिंदी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक संगठन चला सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार है। उदाहरण के तौर पर ईसाई समुदाय द्वारा स्कूल स्थापित करना वो कर सकते हैं, सिख समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान चलाना अपना जिसको जो करना है कर सकते हैं, स्कूल वगैरह चला सकते हैं। लास्ट है हमारा जो तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या हमें रोक रहे हैं पुलिस वाले, कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारा जो ये 32 अनुच्छेद है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। बाबा साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल, ठीक ना, संविधान की आत्मा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना कानूनी कारण के अपनी राय व्यक्त करने से रोका गया या रोका जाता है, वह न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग कर सकता है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखती है, ठीक है ना, तो भी वह जा सकता है, वह न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है और रिहाई की मांग कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी फर्ज बनता है कि वह अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे। पहले दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया है और अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आगे से मैं थोड़ा और ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।